दोस्तों हाल ही में मैंने सीसो नाम की एक क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गुना सुब्रमण्यम जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए इसकी रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है। दोस्तों इस कहानी में अचानक एक बंगले में काम करने वाले राजू नाम के एक नौकर की मौत हो जाती है। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस बंगले में जाती है तो उस बंगले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये घर बहुत बड़े बिजनेसमैन आथवन और उसकी पत्नी मालविका का है। और दोस्तों शॉकिंग बात तो ये थी कि ये दोनों ही कहीं मिसिंग थे। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। तो दोस्तों उस नौकर को किसने मारा, इस घर में रहने वाले लोग कहाँ लापता है, ये सब कुछ देखने के लिए आपको आज की क्राइम थ्रिलर मूवी देखनी होगी। ये कहानी ट्विस्ट से भरी हुई है और एंडिंग में आने के बाद ही इसका सस्पेंस रिवील होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको हमारे एस्टिमेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर एक एम्बालमेंट का सेंटर होता है। अब कुछ लोग एक डेड बॉडी को वहां पर लेकर आते हैं और उन्हें इस डेड बॉडी को कल दोपहर तक मुंबई ले जाना था। अब यहाँ पर एम्बालमेंट का काम शुरू हो जाता है और इस सेंटर में हम सेल्वा नाम के एक लड़के को देखते हैं। सेल्वा उस डेड बॉडी की साफ सफाई करता है और उसके बाद वो उसके शरीर पर कुछ केमिकल्स लगाता है ताकि डेड बॉडी जल्दी खराब ना हो और उसके अंदर से बदबू ना आए, इसलिए। अब उसकी थोड़ी देर बाद सेल्वा अपनी गाड़ी के पास आता है, तभी उसे कॉल आता है और उसे फोन पर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलती है जिस वजह से वह तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजू नाम के एक नौकर की मौत हो चुकी थी और पुलिस उस घर में छानबीन कर रही होती है, लेकिन उन्हें उस घर में कुछ भी नहीं मिलता। उस घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। अब ये सब कुछ देखने के बाद सेल्वा वहाँ से दूसरे व्यक्ति की डेड बॉडी सबमिट करने के लिए अपने काम के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में एंट्री होती है हमारे इंस्पेक्टर मुगलिन की। उसके सीनियर ऑफिसर उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि इनसे मिलो, यह है मेरे फ्रेंड कृष्णमूर्ति। कल से इनका नेफ्यू आथवन और उसकी पत्नी मालविका कहीं मिसिंग है और उनके घर के नौकर की मौत हो चुकी है। हमारे एसआई ने वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत डिटेल्स हासिल की है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को हैंडल करो और जल्दी से इस केस को सॉल्व कर दो। अब उसके बाद क्या था, इंस्पेक्टर मुगलिन तुरंत ही उस बंगले पर पहुंच जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब यहाँ पर एसआई उससे बताता है कि सर ये घर आथवन और मालविका का है। कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी और आथवन के जो पिताजी है उनकी कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। आथवन का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है सेल्वा, जो कि इस शहर के एम्बालमेंट सेंटर में काम करता है। तो मुगलिन पूछता है कि इस घर का ओनर आथवन एक बहुत बड़ी मिल का मालिक है और उसका फ्रेंड एक फ्यूनरल का काम करने वाला कैसे हो सकता है। ऐसा उसे बताता है कि सर वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के खास दोस्त है और उसका फ्रेंड सेल्वा शहर में नहीं है, वो अपने किसी काम से केरला गया हुआ है। अब एसआई उसे ये भी बताता है कि सर हमने जब इस घर की तलाशी ली थी तब हमें पता चला कि इस घर में सीसीटीवी कैमरा तो लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी हार्ड डिस्क कहीं मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। अब इस बंगले में छानबीन करने के बाद वहाँ से जाते वक्त मुगलिन कृष्णमूर्ति से कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम उन दोनों को जल्दी ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर वो पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब यहाँ पर एसआई उसे मालविका की कॉल हिस्ट्री और डिटेल्स देता है, तो उसे चेक करने के बाद मुगलिन को एक नंबर सस्पिशियस लगता है और वो उस नंबर की डिटेल्स जल्दी हासिल करने के लिए कहता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं, मालविका के पिताजी, उसका भाई और मालविका के घर के पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी। अब मालविका के पिताजी इंस्पेक्टर को बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही हम मालविका के घर पर उससे मिलने के लिए गए थे और उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। अब यहाँ पर मालविका के पिताजी के साथ उसके बेटे कार्तिक और होने वाली बहू भी मौजूद होते हैं और इन लोगों का यहाँ पर आने का कारण भी यही होता है कि कार्तिक को एक लड़की पसंद आ गई है और उसके पिताजी सोच रहे हैं कि जल्दी उनकी सगाई कर दे और उसी तरह से उन्हें घर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी मालविका की सिग्नेचर चाहिए थे। तो जब ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी तब मालविका को वहाँ पर आकर साइन करना होगा। यही बात बताने के लिए ये लोग मालविका के घर पर आए थे। अब यहाँ पर मुगलिन उनसे पूछता है कि क्या उसके बाद आपकी मालविका से कुछ मुलाकात हुई थी, क्या आपने उससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो ये लोग बताते हैं कि नहीं, उसके बाद हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई और कल ही हमें ये खबर पता चली कि मालविका और हमारे दामाद कहीं मिसिंग है। अब उसके बाद उसकी पड़ोसन मीनाक्षी बताती है कि सर मैं और मालविका एक दूसरे को बहुत ही सालों से जानते हैं। एक बार शादी करने से पहले वो मेरे घर पर आई थी और उसने मुझे बताया कि दीदी मैं एक लड़के से प्यार करने लगी। वो लड़का मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज में कोई डांस कंपटीशन होता है और यहाँ सब लोग डांस कर रहे थे। अब इसी डांस के दौरान आथवन और मालिका की मुलाकात होती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और फिर कुछ ही दिनों में ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान अचानक ही आथवन के पिताजी की डेथ हो जाती है
अब आथवन अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत दिन होने के बावजूद भी वो मायूस रहने लगता है, एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। तब आथवन को उसका दोस्त सेल्वा और मालविका समझाने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में आने वाले हर एक व्यक्ति को ये दुनिया छोड़कर कभी न कभी जाना ही पड़ता है, इसलिए आथवन तुम खुद को संभालो। अब यहाँ से तुम्हें अपने पिताजी का बिजनेस भी संभालना है। अब बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो कुछ ही दिनों में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अब ऐसे ही एक दिन आथवन और मालविका एक जगह पर बैठे होते हैं, तो बातचीत करते वक्त आथवन मालविका से कहता है कि मालविका, इस दुनिया में मैं बहुत ही अकेला हो चुका हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनकर हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मालविका उसे कहती है कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हूँ और तुम एक अमीर खानदान के बेटे, हमारी कैसे जमेगी। आथवन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि तुम ही मुझे संभाल सकती हो। प्लीज मालविका, क्या तुम मेरे अकेलेपन को दूर करके जिंदगी भर मेरा साथ दोगी। तो फाइनली मालविका भी उसकी बात मान लेती है और इस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद एक दिन हम देखते हैं आथवन सुबह सुबह मालविका के घर के पास आकर उसे बुलाता है और उसे अपनी कार में बिठाकर पास ही के हिल स्टेशन पर लेकर जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो उसे सुबह का सनराइज दिखाता है और कहता है कि ये देखो मालविका, कितना खूबसूरत नजारा है और इसकी रोशनी में तुम कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हो। लेकिन मालविका को उसकी ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे ये सनराइज दिखाने के लिए इतनी सुबह यहाँ पर लेकर आए हो। अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। देखो, हमें इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना होगा। अब उसके साथ एक और घटना होती है। मालविका और आथवन बाइक पर बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं, तो उनके पीछे से आने वाली कार में बैठे हुए कुछ लोगों ने कहते हैं कि अरे जरा साइड हटो, हमें आगे जाना है। तो उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद आथवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनकी गाड़ी रोकता है और उन लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इतना ही नहीं, उसके बाद एक और अजीब सी घटना होती है। एक दिन मालविका अपनी माँ की साड़ी पहनकर उसके सामने आती है। वो उसे पूछती है कि मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ। अब यहाँ पर आथवन उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा सीधा बोलने लगता है। कहता है कि तुम इस साड़ी में अच्छी नहीं लग रही हो, आइंदा से तुम इस साड़ी को कभी मत पहनना। और उसकी ऐसी बातें सुनकर मालविका थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि कोई भी बात हो, ये उसकी माँ की साड़ी थी। अब इन्हीं सारी घटनाओं को मालविका अपने पड़ोसन मीनाक्षी को बताती है और ये भी बताती है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे आथवन के साथ आगे की जिंदगी बितानी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप दिन पर दिन बहुत ज्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है। मीनाक्षी उसे कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो लड़का कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा उस लड़के से दूर रहना ही ठीक होगा। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर मीनाक्षी बताती है कि सर, उसके बाद मेरी मालविका से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। मैंने उसे फोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने एक खबर सुनी कि मालविका ने आथवन से शादी कर ली है। अब यहाँ पर ये सारी बात बताने के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मीनाक्षी फिर से आकर मुगलिन को बताती है कि सर, आथवन का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है सेल्वा, आप उससे बुलाकर पूछताछ कीजिए, उसे जरूर कुछ न कुछ पता होगा। अब उसके बाद इंस्पेक्टर को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उस घर में जिस नौकर की डेड बॉडी हमें मिली थी, उसके पेट में एक रॉड से वार करने की वजह से उसकी मौत हुई है और उसके नाखूनों में हमें कुछ सैंपल मिले हैं, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमें भेज दिया है। रिपोर्ट आते ही आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अब उसके बाद मुगलिन उस बंगले में काम करने वाले ड्राइवर और बाकी लोगों को बुलाकर पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर वो ड्राइवर से पूछताछ करता है तो ड्राइवर बताता है कि कुछ दिन पहले मैं रोज की तरह ही काम पर आया था, तो तब बंगले का गेट बंद था। राजू भाई ने वहाँ पर आकर मुझसे कहा कि आथवन सर और मैडम घर पर नहीं है, तुम 3 दिन बाद आ जाओ। अब उसके बाद ड्राइवर 3 दिन बाद वहाँ पर आता है, लेकिन फिर भी बंगले का गेट बंद ही था। ड्राइवर अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर राजू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और खून बह रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया। उसके बाद मुगलिन उस घर में काम करने वाली मेड और एक और मजदूर से पूछताछ करता है। वो भी ये बात बताते हैं कि राजू भाई ने उन्हें 3 दिन की छुट्टी दी थी। अब यहाँ पर ड्राइवर एक और बात बताता है कि सर, मालविका मैडम कभी कभी बिजनेस संभालने के लिए ऑफिस में आया करती थी। तभी अचानक एक दिन राजू ने उन्हें कॉल करके घर पर बुला लिया। घर पर जाकर मालविका देखती है तो उसके घर से धुआं बाहर आ रहा था। अंदर जाकर देखने पर उसका पति कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, मतलब कि आथवन एक अघोरी जैसा बन गया था और यहाँ पर वो बहुत ही डरावना डांस करने लगता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अब डांस करने के बाद जब वो थक जाता है तब वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग उसे बेडरूम में ले जाकर सुला देते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर घर में काम करने वाली मेड इंस्पेक्टर को बताती है कि सर, इससे पहले आथवन एक साधु बाबा को घर पर लेकर आया था और घर से जाते वक्त उस साधु बाबा ने आथवन के हाथ पर एक धागा बांध दिया था। उसके बाद से ही आथवन ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब उसके अगले दिन आथवन को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है कि तुमने तुम्हारी माँ को क्यों मारा, तुमने उस मालविका से शादी क्यों की, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है।
अब ये सब कुछ आवाजें सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसी हालत में मेड उसे देखती है और तुरंत ही जाकर मालविका को ये बात बताती है। मालविका आथवन के पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम शांत हो जाओ, शांति से सो जाओ। ऐसे एक दिन आथवन जब अपने फैक्ट्री में होता है तब फिर से यहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो ड्राइवर तुरंत ही मालविका को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है और मालविका उसे संभाल लेती है। खैर, अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मुगलिन सेल्वा को पूछताछ करने के लिए स्टेशन में बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त इतने दिनों से मिसिंग है और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं। सेल्वा कहता है कि सर, वो मैं किसी काम के सिलसिले में केरला गया हुआ था और मुझे फोन पर यह बात पता चली, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर इंस्पेक्टर पूछता है, अच्छा ये बात बताओ कि तुम्हारा दोस्त तो इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, तो उसने तुम्हें नौकरी पर क्यों नहीं रखा? सेल्वा कहता है कि सर, ये काम मेरे पिताजी करते आ रहे थे, इसलिए मैं भी ये काम करके इस सेंटर को संभालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने दोस्त की कंपनी में काम नहीं किया। अब उसके बाद मुगलिन उससे पूछता है कि मुझे पता चला है कि यह आत्मन बहुत ही अजीब तरह का कैरेक्टर है, मतलब कि कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करता है। उसके घर पर काम करने वाली मेड ने मुझे ये सारी बातें बताई है। तो सेल्वा बताता है कि जी हाँ सर, वो दरअसल बात यह है कि कुछ साल पहले उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, तब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसी दरमियान उसकी मुलाकात मालविका से हुई और हम दोनों ने उसे समझा बुझाकर डिप्रेशन से बाहर निकाला। उसके बाद आत्मन ने मालविका को प्रपोज कर दिया और तब उसे मालविका ने हाँ भी कहा था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मालविका ने आत्मन के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि आत्मन का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। जैसे कि वो तुरंत ही किसी भी बात पर गुस्सा हो जाता था, लोगों को मारने पीटने लगता था, उसे कुछ अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी। इसलिए मालविका ने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये ब्रेकअप वाली बात आत्मन को बर्दाश्त नहीं हुई। इस वजह से वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। इसी तरह से एक दिन वो बहुत ज्यादा निराश होकर फांसी लगाने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी राजू ने मुझे कॉल करके घर पर बुलाया। मैंने उसकी जान बचाई और उसे समझाया कि अपनी जान देने से कुछ नहीं होने वाला, तुम ऐसे हरकत दोबारा मत करना। लेकिन वो तो अपने होश में ही नहीं था, पता नहीं उसे क्या हो गया था, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। अब कुछ दिनों तक उसके ऊपर ट्रीटमेंट होने के बाद एक दिन उसे होश आ गया, लेकिन तब भी वो मालविका का ही नाम ले रहा था। अब उसकी तबीयत ठीक हो जाए इसलिए मैंने मालविका को कॉल करके यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया। जब मालविका यहाँ पर आई तो आत्मन ने उसे सॉरी कहा और ये भी कहा कि मैं आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसलिए अब इमोशनल होकर मालविका ने भी उसके साथ शादी कर ली। अब उसके कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मालविका ने मुझे कॉल करके घर पर आने के लिए कहा। ये वही दिन था जिस दिन आत्मन पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, मतलब कि उसके कान में कुछ आवाजें उसे सुनाई दे रही थी और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। आत्मन मालविका से कहने लगता है कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे माता पिता कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। और वह दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है और यहाँ पर आकर दारू पीते हुए रोने लगता है, अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद करने लगता है। अब उसके साथ यहाँ पर कब्रिस्तान में सेल्वा भी मौजूद होता है। वो उसे जैसे जैसे करके फिर से घर पर लेकर आता है, लेकिन वो घर पर आने के बाद भी बहुत बड़ा हंगामा करने लगता है। फाइनली सेल्वा उसे शांत करके वहां से चला जाता है। और दोस्तों ये सारी बातें सेल्वा इंस्पेक्टर मुगलिन को बताता है और ये भी कहता है कि जब ये हादसा हुआ था तब उस ड्राइवर ने मुझे कॉल करके बताया कि नौकर राजू की मौत हो गई है और आत्मन और मालविका कहीं मिसिंग है। अब उसकी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ठीक है, तुम अब जा सकते हो, लेकिन ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना। अब वहां से सेल्वा सीधा अपने घर पर आता है तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि अरे अभी अभी आत्मन यहाँ पर तुझे ढूंढने के लिए आया था, वो यहाँ से कहीं आगे चला गया है। इसलिए अब सेल्वा आत्मन को ढूंढने के लिए आगे चला जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और एक कंस्ट्रक्शन के साइड पर फाइनली सेल्वा को आत्मन मिल जाता है। लेकिन जब आत्मन सेल्वा को देखता है तो वो उसे मारने पीटने लगता है। कहता है कि बताओ तुमने मेरी मालविका के साथ क्या किया, तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा है, क्या तुमने उसे जान से मार दिया है? सेल्वा कहता है कि मैं उसे क्यों मारूंगा। इस तरह से उसे रोकते हुए जैसे तैसे करके उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। सेल्वा डॉक्टर से कहता है कि आत्मन बहुत ज्यादा हाइपर हो गया है, प्लीज आप उसे देखिए। डॉक्टर कहता है कि उनकी वाइफ मालविका कहाँ पर है, मुझे उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे। अब सेल्वा कॉल करके डॉक्टर के हाथ में फोन पकड़ाता है। मालविका कहती है कि डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ बेंगलुरु में आई हूँ। तब यहाँ पर आत्मन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे बांध देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रीटमेंट देते हैं। उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाने के बाद वो सो जाता है। अब उसके 2-4 दिन बाद जब आत्मन को होश आता है तो हम देखते हैं कि वो सब कुछ भूल गया है, लेकिन उसे सिर्फ मालविका के बारे में ही थोड़ी बहुत बातें याद है। वो सेल्वा को देखते ही कहता है कि मुझे मालविका से मिलना है और वो फिर से हाइपर होने लगता है। तो सेल्वा उसे अपना फोन देता है और मालविका को कॉल करने के लिए कहता है। आत्मन मालविका को कॉल करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब यहाँ सेल्वा आत्मन को होश आ गया है ये बात डॉक्टर को बताने के लिए जाता है, लेकिन इतने में ही आत्मन उस हॉस्पिटल से भाग जाता है।
अब हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद वहाँ के वॉचमैन के फोन से सेल्वा अपने फोन पर कॉल करता है, क्योंकि उसने अपना फोन आथवन के हाथ में दिया था। आथवन बताता है कि मैं रिक्शा के जरिए अपने घर पर जा रहा हूँ मालविका को ढूंढने के लिए। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। अब घर पर पहुंचने के बाद वहाँ पर 2 कांस्टेबल मौजूद होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, बताओ तुम कौन हो। आथवन कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम लोग मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो। इस तरह से अब उन लोगों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इतने में वहाँ पर सेल्वा पहुंच जाता है और उन्हें रोकने लगता है। तो उनमें से एक कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कह दिया था। इंस्पेक्टर मुगलिन यहाँ पर पहुंचता है और सेल्वा और आथवन को पकड़ कर ले जाता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में आने के बाद इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि बताओ आथवन, मालविका कहाँ पर है। आथवन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में था। ऐसा कहकर वो फिर से तोड़फोड़ करने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो आथवन और सेल्वा को जेल के अंदर डाल देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर का सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे कॉल करके इस केस के डिटेल्स के बारे में पूछता है। मुगलिन बताता है कि सर, मैं कल डॉक्टर से मिलने के लिए गया था। उन्होंने मुझे बताया कि आथवन को मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी है। एक पल में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अगले ही पल में वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और जब मैंने मालविका के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि कॉल के जरिए हमारी बात हुई थी और मालविका ने मुझे बताया कि वो काम के सिलसिले में बेंगलुरु में गई हुई है। लेकिन जब मैंने उनकी कंपनी के मैनेजर से बात की तो उसने मुझे बताया कि बेंगलुरु में हमारे कंपनी के कोई भी डील नहीं है, हमारा सारा काम तो मुंबई से चलता है। इसीलिए अब इंस्पेक्टर को सेल्वा के ऊपर शक हो जाता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तुम सेल्वा को पकड़ो और उससे पूछताछ करो और उस मालविका को जल्द से जल्द ढूंढो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मुगलिन सेल्वा को टॉर्चर करके मालविका के बारे में पूछने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारा और मालविका का अफेयर चल रहा था, इसके बारे में घर के नौकर राजू को पता चल गया और इसलिए तुम दोनों ने राजू को मार दिया। बताओ ये बात सच है ना? और धीरे धीरे आथवन को भी मारकर तुम दोनों उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहते थे। सेल्वा कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे अपनी बहन मानता था, मैं उसके साथ मिलकर ये सब कुछ क्यों करूंगा। दरअसल बात यह है कि मालविका की मौत हो चुकी है। अब ये बात सुनकर इंस्पेक्टर तो शॉके रह जाता है और वो पूछता है कि उस डॉक्टर ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। तो वो बताता है कि मैंने अपनी बहन को झूठ बोलने के लिए कहा था कि मालविका बेंगलुरु में है और आप आथवन का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ था इसके बारे में सब कुछ सेल्वा बताने लगता है। जब आथवन शमशान से अपने घर पर लौटा था तो उसकी थोड़ी देर बाद राजू ने सेल्वा को कॉल करके यहाँ घर पर बुलाया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर मालविका की लाश पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर मालविका को किसने मारा था ये तो कुछ पता नहीं था, लेकिन आथवन कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही मालविका को मार दिया। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। अब उसके अगले पल में वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्वा और राजू उसे बचा लेते हैं। अब यहाँ पर आथवन कहता है कि मैं मालविका के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर वो अपने दोस्त सेल्वा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मालविका की बॉडी को प्रिजर्व करके रखो। वो इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से रोते हुए उसे किसी भी तरह से ये काम करने के लिए कहता है। अब अपने दोस्त की हालत देखकर सेल्वा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो मालविका का एम्बार्गिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपने सेंटर जाकर सारा सामान लेकर एम्बुलेंस के जरिए फिर से यहाँ घर पर आता है। फिर मालविका की बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करता है और उसके शरीर पर कुछ केमिकल लगा देता है जिससे कि मालविका की बॉडी नहीं सड़ेगी, उसकी बॉडी महीनों तक ऐसे ही रहेगी। अब ये सब कुछ काम करने के बाद वो जाते वक्त राजू से कहता है कि तुम उसका ख्याल रखना और ऐसी वगैरह ऑन रखना। अब उसके 3 दिन बाद सेल्वा को खबर मिलती है कि नौकर राजू भाई की मौत हो चुकी है और बंगले के अंदर आथवन और मालविका भी मौजूद नहीं है। तो मुझे लगा कि आथवन मालविका को कहीं पर लेकर चला गया और उसके बाद मुझे एक काम आ गया था, इसलिए मैं केरला चला गया। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों यहाँ पर मालविका की लाश कहाँ पर है ये सिर्फ आथवन और राजू भाई जानते हैं, लेकिन उनमें से राजू भाई की तो मौत हो चुकी थी और जो आथवन है वो सब कुछ भूल गया था। अब उसके बाद इंस्पेक्टर उससे डॉक्टर के पास जाकर पूछताछ करता है कि आथवन की याददाश्त कब लौटेगी। डॉक्टर वही सड़ा पुराना जवाब देने लगता है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उसकी याददाश्त आ भी सकती है और नहीं भी। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में आने के बाद इंस्पेक्टर को अपने डेस्क पर वो कॉल हिस्ट्री के पेपर दिखाई देते हैं। वो तुरंत ही कांस्टेबल से पूछता है कि मैंने तुम्हें इसमें से एक नंबर की डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, बताओ उसका क्या हुआ। कांस्टेबल बताता है कि हाँ, मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली है, ये नंबर मालविका के भाई कार्तिक की गर्लफ्रेंड का है। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर को फॉरेंसिक लैब से कॉल आता है कि नौकर राजू की डेड बॉडी की जांच पड़ताल करते वक्त उसके नाखूनों में जो डीएनए सैंपल पाया गया था वो ना तो सेल्वा से मैच हो रहा है ना ही आथवन से, मतलब कि यहाँ पर कोई तीसरा ही आदमी शामिल है। अब उसके अगले ही दिन इंस्पेक्टर तुरंत ही उस लड़की सिमी से मिलने के लिए जाता है।
सिमी थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, तुमने मालविका को कॉल क्यों किया था और तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी, ये सब कुछ बताओ। सिमी बताने लगती है कि कार्तिक जैसा दिखाई देता है वैसा लड़का है नहीं, उसने बहुत सारे लोगों से उधार के तौर पर पैसे लिए हैं। उसने मुझसे भी पैसे मांगे, मैंने उसकी मदद करने के लिए अपने सोने की चेन भी दे दी थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो ये सारे पैसे बेटिंग ऐप पर गेम खेलने के लिए यूज किया करता था। यही बात मैंने उसकी बहन मालविका को बताई कि आपके भाई कार्तिक ने बहुत सारे लोगों से उधार के तौर पर पैसे लिए हैं और अब वो लोग उससे पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। यही बातचीत करने के लिए सिमी ने मालविका को कॉल किया था। अब यहाँ दूसरी तरफ ऐसा कार्तिक से मिलकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन कार्तिक उसे धक्का देकर घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब रास्ते में उसे अपना फ्रेंड मिलता है, तो ये दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने से इंस्पेक्टर मुगलिन आता है और उनकी गाड़ी वहाँ पर गिर जाती है। कार्तिक तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है। थाने ले जाकर बहुत ज्यादा मारने पीटने पर वो लड़का बताता है कि सर हम लोग बेटिंग ऐप पर पैसे लगाकर गेम खेलते थे, उसके जरिए ही हमने एक बाइक, सोना और कुछ पैसे भी कमाए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम वो सारा पैसा हार गए और हमें फिर से वो गाड़ी और सोना बेचना पड़ा। उसके बाद कार्तिक और उसके दोस्तों ने और ज्यादा गेम खेलने के लिए लोगों से कर्जा लिया, और जब ये बात मालविका को पता चली तो वो अपने भाई कार्तिक को कॉल करके डांटने लगी। मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, ऐसा उसने कहा। लेकिन यहाँ कार्तिक तो अपने पिताजी को ये बात पता चलने ही नहीं देता। अब एक दिन कार्तिक अपने दोस्तों के साथ होता है और वो कहता है कि मेरी बहन मुझे कॉल करके बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसे डरा कर सबक सिखाना होगा। इसलिए वो उसी रात मालविका के घर पर आता है। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल उस रात कार्तिक अपने बहन मालविका से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो मालविका को धमकाने लगा कि मैंने जिन जिन लोगों से उधार के तौर पर पैसे लिए हैं मैं उन्हें वापस कर दूंगा, तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरे बारे में पिताजी को कुछ भी मत बताना। मालविका उसे कहती है कि तुम्हारी ये बेटिंग ऐप के चक्कर में बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, वो उधार के पैसे तुम कैसे लौटाओगे, और पिताजी को ये बात पता चल गई तो क्या होगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर रखी हुई एक चीज लेकर मालविका के सर पर वार करता है और वो चोट बहुत ही बुरी तरीके से लगने की वजह से मालविका की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये उसने क्या कर दिया। तभी वो वहाँ पर छुप जाता है, क्योंकि इतने में ही वहाँ पर आत्मन आकर मालविका के साथ सो जाता है। वो होश में नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता कि मालविका जिंदा है या नहीं। अब उसके बाद कार्तिक यही बात अपने दोस्तों के पास आकर बताता है कि मैंने अपनी बहन को मार दिया, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। उसके दोस्त कहते हैं कि अरे उस घर में सीसीटीवी कैमरास है ना। तो ये लोग फिर से उस घर में जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा से हार्ड डिस्क निकाल कर उसे तोड़कर तालाब के अंदर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि आज से ये लोग 3 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाएंगे ताकि उनके ऊपर शक न जाए, और कल सुबह जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि उसकी दीदी मालविका की मौत हो चुकी है तो कोई ना कोई ये बात बताने के लिए हमें कॉल जरूर करेगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से ये लोग 3 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें तो कोई भी कॉल नहीं आता, इसलिए ये लोग फिर से रात को मालविका के घर पर आते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था ये हमें पता है कि आत्मन को पता चला कि मालविका की मौत हो चुकी है, इसलिए सेल्वा ने मालविका की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये तीनों देखते हैं कि यहाँ पर तो मालविका की लाश है ही नहीं। तो उन तीनों की बातें नौकर राजू सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि मालविका को उसके भाई कार्तिक नहीं मारा है। अब यहाँ पर राजू की उन तीनों के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और जैसे तैसे करके कार्तिक राजू के पेट में एक रॉड घुसाकर उसे जान से ही मार देता है। उसके बाद ये लोग राजू की लाश को बंगले के बाहर फेंक देते हैं और यहाँ घर के अंदर सारे सबूत मिटा देते हैं ताकि पुलिस को उनके बारे में कुछ भी पता न चल सके। और 3 दिन बाद जब राजू की यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी तो वहाँ पर ड्राइवर ने आकर देखा और राजू को मरा हुआ देखकर उसने तुरंत ही पुलिस को यहाँ पर बुला लिया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेल में सेल्वा ये सब कुछ बातें सुनने के बाद उस कार्तिक के दोस्त से कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, पैसों के लालच में और उस बेटिंग ऐप के चक्कर में कार्तिक और तुम लोगों ने मालविका को मार दिया। अब यहाँ दूसरी तरफ हम कार्तिक को देखते हैं। अब उसे अपनी बहन को मारने का पश्चाताप होने लगता है, इसलिए वो अपने फोन से एक वीडियो बनाता है जिसमें सबसे पहले वो अपने करीबी लोगों से माफी मांगता है और फिर सभी लोगों को सलाह देता है कि तुम लोग कभी भी ये बेटिंग ऐप यूज मत करना, इस बेटिंग ऐप की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा लेकर खुद का गला काट कर अपनी जान दे देता है। अब दोस्तों उसके कुछ दिन बाद जब कार्तिक की लाश पुलिस को मिलती है तो वहाँ पर उन्हें उसका मोबाइल भी मिलता है और उस मोबाइल की वो वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाती है। अब यहाँ पर कार्तिक के दोस्तों ने मर्डर में उसका साथ दिया था, इसलिए मालविका को मारने के लिए उन्हें 7 साल की सजा होती है। यहाँ इस तरफ जब मालविका के पिताजी को ये बात पता चलती है कि उनका बेटा कार्तिक और मालविका ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं है तो ये जानकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि आत्मन अपने दोस्त सेल्वा से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, मुझे माफ कर दो यार।
सिल्वा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओ। लेकिन आथवन, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुमने मालविका की डेड बॉडी को कहाँ पर रखा है? आथवन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने उस दिन मालविका की लाश को कहाँ पर रखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पहाड़ी वाले इलाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। उसके अंदर मालविका की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया था। दरअसल दोस्तों, आथवन ने ही मालविका की डेड बॉडी को यहाँ पर रखा था, लेकिन अब उसे ये बात याद नहीं आ रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।